आज मैं लेके आया हूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए लाइव टेस्ट जो कि आईटीआई के उन छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन बनाया हूँ एक नेमी बुक के माध्यम से बनाया हूँ। सारे क्वेश्चन आपके नेमी बुक पे आधारित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको एक यहाँ पर जैसे आप पेपर देते हैं उस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है और इसमें आपको टिक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। मैंने ये वेबसाइट के माध्यम से बनाया तो थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग में आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपको पहला नहीं देखने को मिलेगा, 4 नंबर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्रम से नई क्वेश्चन है तो आप इस पर ध्यान ना दीजिएगा। क्वेश्चन 4 है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में बिजली का घरेलू सप्लाई 220 वोल्ट एसी है। 220 वोल्ट से क्या अभिप्राय, मतलब कि 220 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है यदि आप इसका चाहते हैं कि पीडीएफ या आप चाहते हैं कि खुद हम टेस्ट दे पाएँ तो आपको इस वेबसाइट पे आना है और जैसे मैं कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और जो भी आपको क्वेश्चन सही लगता है उस पर आपको टिक करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जो आपका सही है वो हमारा ए नंबर सही है तो हमको ए पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसमें जो आपको सही लगता है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए भारत में जो बिजली का जो घरेलू सप्लाई होता है 220 वोल्ट एसी होता है और 220 वोल्ट का अभिप्राय मतलब ये होता है कि जो इसका आरएमएस मान होता है उससे मतलब रखा जाता है। तो आरएमएस मान जो होता है वो क्या होता है, वर्ग माध्य मूल्य का मान होता है, ठीक है, जो कि भारत में घरेलू बिजली को वर्ग माध्य मूल्य मान में मापा जाता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, आरएमएस के वर्ग में रखा जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी बात है कि जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता किसकी है, अब्रक की या पैराफिन मोम की या हवा की या खनिज तेल की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी हवा, ये करेक्ट हो जाता है क्योंकि आपने सूत्र देखा होगा जो आपका सूत्र होता है आर बराबर रो एल अपान ए होता है, ठीक है, जिसमें आर प्रोपोर्शनल टू आपका रो हो जाता है। अर्थात इससे हमको ये मालूम चलता है कि जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसकी जो प्रतिरोधकता होगी वो अधिक होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसमें धारा का जो प्रवाह होगा सबसे कम होगा। और इसमें आप ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आर क्या है, रो क्या है, एल क्या है और ए क्या है। तो इसमें जो आपका आर है ये प्रतिरोध को इंडिकेट करता है और जो इसमें आपको रो दिखाया गया है, ठीक है, ये आपका रो है पी टाइप का, यहाँ पी टाइप का यहाँ पर लिखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। तो ये आपका प्रतिरोधकता का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और जो एल होता है ये आपका लंबाई होता है और ए जो होता है एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर और यहाँ पर 2 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और विभव में बीच 90 अंश का फेज अंतर है। इसका उच्चतम विभव 0 है तो धारा है परिपथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपने टिक नहीं लगाया तो टिक नहीं लगाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप एक को टिक लगा दीजिएगा, गोले पे आप क्लिक कीजिएगा जो आपको ऑप्शन सही लगता है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कौन सा सही लगता है, तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन सही लगता है, प्रेरकत्व परिपथ, तो हम यहाँ पर बी पे टिक कर देंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए धारा और जो विभव होता है उसके जो बीच का अंतर होता है वो कितना होता है, पाई/2। पाई बाई कितना होता है, पाई/2 होता है, ठीक है। आप ध्यान देखिएगा पाई जब 2 होता है तो वो परिपथ जो होता है वो प्रेरकत्व और जो संधारित्र होता है ये दोनों होता है, मतलब कि ये आपका इस तरह है, ठीक है, और ये आपका ये हो जाता है तो आपका एल लंबाई हो जाता है और ये आपका बोल्ट जो कि वी आर से इंडिकेट किया जाता है ये हो जाता है। तो इसका जो अंतर यहाँ जो हमारा जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है, 90 अंश का बनता है। तो इसी को यहाँ पर कह रहा है। तो इसमें हम जो मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है बी, जो कि प्रेरकत्व परिपथ के अंतर्गत ये आपका आता है। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आज इतने क्वेश्चन हो गए, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है अगले क्वेश्चन के लिए। तो आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यदि आपने ऑप्शन को चुना नहीं है तो आपका नेक्स्ट नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी 3 फेज प्रणाली में I बराबर √3 आपका दिया गया है LPH संबंध लागू होता है।
अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर कि एकल फेज प्रणाली पर होता है, या स्टार से जुड़े भार पर होता है, या डेल्टा से जुड़े भार पर होता है, या न्यूट्रल बिंदु के बिना स्टार से जुड़े भार पर होता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो हम डी पे टिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो वैकल्पिक इसमें जो मात्रा होता है उसके समान जो फेज होता है वो आरेख में आवृत्ति के समान होती है, लेकिन जो इसका आयाम होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो आपका दिया गया आई बराबर √3 ये आपका IPH, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी 3 फेज जो प्रणाली है उसमें जो आपका IL है जिसमें √3 IPH है, ये संबंध जो होता है डेल्टा से जुड़ी भार पर ये लागू होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ताप युग्म मापन में किस मान का विभव मापी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि RMS मान का, या अधिकतम मान का, या औसत मान का, या अधिकतम से अधिकतम मान का। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ताप युग्म मापन होता है उसमें RMS मान का जो विभव मापी होता है वो प्रयोग किया जाता है। और एक जो विद्युत उपकरण होता है जो कि थर्मोकपल और जो बहुत सारे भिन्न भिन्न जो विद्युत संचालक होते हैं उसमें तापमानों में इसको जंक्शन के अनुसार इसको बनाया जाता है। तो उसी को यहाँ पर कह रहा है। तो हम मारेंगे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन, जिसको हम RMS मान के अंतर्गत जानते हैं। तो हम ए ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते, जिसमें कहा जा रहा है कि कुंडली के गुणवत्ता कारक Q के बढ़ाने पर या बढ़ने पर तार होगा पतला होगा या मोटा होगा, या लंबा होगा या मोटा और पतला होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर रट के जाइएगा। देखिए दोस्तों, कुंडली में जो गुणवत्ता कारक होता है, जो Q को बढ़ाने पर जो तार होता है वो मोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो Q का जो सूत्र होता है, Q बराबर क्या होता है 1/R पूरे का √ हो जाता है L/C, अर्थात Q बराबर आपका हो जाता है 1/R। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जो इस सूत्र है, इससे आप सूत्र को जब आप सिद्ध करेंगे तो ये पता चलेगा कि गुणवत्ता का जो कारक का मान होता है उसका मान बढ़ाने पर कुंडली का जो तार होता है वो मोटा होता है। तो हम यहाँ पर मारेंगे बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हम बी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा जब, मतलब किस समय अधिकतम होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जब RLC, ठीक है ध्यान रखिएगा, जब RLC या हम अदर की बात करें जो कि एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसमें जो घूमने वाला जो कुंडली होता है उसमें प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है जिसको हम EMF बोलते हैं। क्या बोला जाता है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। उसका मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है उसका मान भी क्या होगा? अधिकतम होगा। तो यहीं पे उसको पूछ रहा है। तो हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम सी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि किस 3 फेज का कनेक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में इसके आउटपुट संबंधित इनपुट लाइन वोल्टेज के बीच 30 डिग्री के फेज अंतर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो 3 फेज आपका जो होता है 30 फेज दिखाया गया है, तो 30 फेज अंतर जो प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग करने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका स्टार डेल्टा भी होता है और डेल्टा स्टार भी होता है। लेकिन स्टार डेल्टा और जो डेल्टा स्टार होता है ये ट्रांसफार्मर में फेज अंतर इनका 0 होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। तो यहाँ पर हम 1 ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है जिसमें पूछा जा रहा है कि शक्ति गुणांक की अधिकतम सीमा क्या है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पर शक्ति गुणांक की अधिकतम सीमा क्या है पूछा गया है, तो ये 1 माना जाता है। क्यों? देखिए, शक्ति गुणांक की अधिकतम सीमा इकाई अर्थात यूनिटी 1 माना जाता है, क्योंकि प्रतिरोध परिपथ का जो शक्ति गुणांक है वो भी इकाई होता है, और डीसी परिपथ भी शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो इकाई होता है। अब आप कहेंगे कि दोनों का इकाई होता है, ऐसा क्यों, रीजन बताइए। तो देखिए, डीसी परिपथ में जो एल और जो सी होता है ये निष्भावी हो जाते हैं, और केवल परिपथ में प्रतिरोध एलिमेंट ही कार्य करता है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में के डब्ल्यू अर्थात यहाँ पर के डब्ल्यू और के भी का कह रहा है कि अनुपात प्रदर्शित करता है, मतलब कि ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती जो आपका परिपथ होता है उसमें के डब्ल्यू और जो के भी होता है उनका अनुपात शक्ति गुणांक को प्रदर्शित करता है। अब रीजन ये है कि जो के डब्ल्यू होता है, तो के डब्ल्यू बराबर आपका के बी ए कास फाई हो जाता है। के बी ए क्या हो जाता है, के बी ए कास फाई हो जाता है। तो कास और फाई जो होता है ये शक्ति गुणांक होता है, तो शक्ति गुणांक बराबर के डब्ल्यू अपन के बी हो जाता है, तो कास फाई बराबर पी अपन एस लिखा जाता है, जिसमें पी जो आपका होता है एक्टिव शक्ति होता है और जो एस होता है वो आपका सक्रिय शक्ति होता है। इस तरह के सूत्र का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। तो हम ए ऑप्शन पे टिक मारेंगे, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है क्रम से नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने पहली बार यहाँ पर बनाया है, दूसरी बार ऐसी गलती नहीं होगी। आप इसकी वेबसाइट के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए 19 पे आते हैं, क्वेश्चन 19 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है, तब मतलब किस समय एक कंडक्टर के माध्यम से जो प्रत्यावर्ती धारा है वो गुजरती है, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो देखिए दोस्तों, एक कंडक्टर के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है सभी को मालूम है, लेकिन कब गुजरती है, जब कोर की तुलना में सतह के पास अधिक धारा होती है उस समय गुजरती है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो हम बी ऑप्शन पे टिक मार देंगे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये टिक मारना जरूरी है क्योंकि आप इसको आंसर भी देखना चाहते हैं, तो आंसर देखने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन पे टिक मारना है, और सारे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जब यहाँ पर टिक मार देंगे तो लास्ट में आपको आंसर बता दिया जाएगा। इसी में आपको आंसर देखने का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से जाकर आंसर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर पे, यहाँ पर 18 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया कि एक तरंग का आवर्तकाल है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक वेव का जो जो आवर्तकाल होता है वो एक चक्कर पूरा करने के लिए वांछित समय है, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है उसको यहाँ पर टी से इंडिकेट किया जाता है, और टी बराबर आपका 1/f होता है, और जो इसमें f होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, f बराबर इसका होता है चक्र प्रति सेकेंड, तो t बराबर आपका क्या हो जाता है, सेकेंड अपान चक्र हो जाता है, अर्थात एक चक्कर लगाने में लगा समय ही आपका क्या कहलाता है, आवर्तक काल कहलाता है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको टिक मारना है कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ था, तो हम बी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत सप्लाई एसी का कौन सा मान होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 16 है। तो देखिए, घरों में जो प्रयुक्त होने वाली जो सप्लाई होती है, ठीक है, घरों में जो प्रयुक्त होने वाली जो विद्युत सप्लाई होती है वो एसी का आरएमएस मान होती है, और जो आरएमएस मान होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, IRMS बराबर आपका I मैक्सिमम अपान √2 होता है, और जो VRMS होता है VRMS बराबर क्या हो जाता है, V मैक्स अपान √2 हो जाता है। तो इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जो हमारा सही हो जाता है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि आरएमएस मान यहाँ पर दिया गया, तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन पे टिक मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कहा गया है कि 3 फेज प्रणाली को डेल्टा में जोड़कर बनाया गया है तथा एक बिंदु लूप से संयोजन होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप सही ऑप्शन को चूज करेंगे और जो सही ऑप्शन है आपका सी है कि वाइंडिंग के एक सिरे से वाइंडिंग के प्रारंभिक सिरे को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप इसको ध्यान रखिए, 3 फेज डेल्टा प्रणाली की बात करें, डेल्टा का मतलब कि ये आपका हो गया, और यहाँ पर फेज की बात करें तो ये आपका एक हो जाएगा यहाँ पर, और एक आपका यहाँ पर हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पर हो। तो इसी को कह रहा है, तो हम कहेंगे कि 3 फेज डेल्टा प्रणाली में जो एक कुंडली होता है उसका प्राथमिक सिरा दूसरे कुंडली से अंतिम सिरे से आपस में क्या होती है, जुड़ी रहती है, मतलब कि एक दूसरे से लिंक रहती है। तो ये हमारा जो सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो हम सी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 11 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि विद्युत मोटरों के क्रोड असामान्य किसके पटलीकरण से निर्मित किए जाते हैं? कार्बन के, सिलिकॉन स्टील के, या ढलवा लोहा के, या इनमें से कोई ने? तो देखिए दोस्तों, जो विद्युत मोटर होते हैं उसमें क्रोड जो होते हैं वो सिलिकॉन स्टील से निर्मित किए जाते हैं, और ये जो होते हैं आपके 3 से 5 mm मोटी चादर की बनाई जाती है, जो कि चुंबकशीलता वाली सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। तो हम बी ऑप्शन पे क्लिक मारेंगे, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं 15 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक श्रेणी आरएल परिपथ में पूर्ति सप्लाई वोल्टता 5 वोल्ट है। अगर आर की वोल्टता 3 वोल्टता हो जाए तो एल के आर पार कितनी वोल्टता होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन को समझने वाली बात है, ये देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आर एल परिपथ है, ठीक है, और दूसरे में कह रहा है कि जो कि 5 वोल्ट है, तो आर वोल्टता 3 वोल्ट हो तो एल पर आर पार कितनी वोल्टता होगी? अब इसको निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए आपको एक यहाँ पर सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो इसका देखिए मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। इसका पहले तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर फिगर भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका आपका ये हो जाएगा, यह है आपका सोर्स है, कितना यहाँ पर दिया गया तो 5 वोल्टता देगा, और ये किसका मान दे दिया गया, तो ये मैं यहाँ पर मान भी लिख देता हूँ, ये आपका VS का मान दे दिया गया। और यहाँ से आपका कह रहा है कि एक जो है आपका 3 वोल्ट का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं RL परिपथ है, जो कि R का यहाँ पर मान 3 वोल्ट एक दे दिया गया, और L का मान यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक यहाँ पर खींच देना है, और आगे करके यहाँ पर एक कर देना है, क्योंकि RL परिपथ है तो यहाँ पर ये आपका R हो गया और ये आपका L हो गया। तो ये आपका VL जो है आपका कितना है 4 वोल्ट, और ये आपका कितना है, ये आपका 3 वोल्ट है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको एक बात समझने वाली है, जो यहाँ से सप्लाई यहाँ पर दे रहे 5 वोल्ट का दिया गया है। अब इसके लिए एक सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा मैं लिख नहीं पाऊँगा, फिर भी यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका जो सूत्र हो जाता है VS बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो VR जब आप इसको अंडर रूट हटाएंगे तो ये आपका यहाँ पर हट जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो VL का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी VS का हो जाएगा बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो आप VL का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका VS का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो L को जब बाहर निकालेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। तो आप इसको टोटल करेंगे, जब इसका मान रखेंगे R का और V का, तो कितना निकल के आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। इसको कर लीजिए, क्योंकि जो VS है मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ। देखिए जब आप यहाँ पर VL बराबर अंडर रूट VS का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर करेंगे तो VS का जो मान है वो कितना है 5 का है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 है तो 3 का यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट में है, ठीक है, तो ये आपका अंडर रूट में, तो अंडर रूट को जब हटाएंगे तो ये जो आपका होगा, पहले इसको करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, तो 5 का यहाँ पर 25 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। और जब अंडर रूट इसको जब आप हटाएंगे तो ये आपका हट जाएगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा। इसको जब आप माइनस करेंगे, 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट आपका 16 हो जाएगा। और जब 16 को अंडर रूट हटाएंगे, अंडर रूट में है 16, तो 16 को हटाएंगे तो ये आपका 4 वोल्ट हो जाएगा। अब इसमें यही आपसे पूछ रहा है, अब इसमें जो हमारा 4 वोल्ट दिया गया ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं D दिया गया है, तो हम D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मारेंगे, तो D पे हम टिक मार देंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैकल्पिक मात्रा
के समान फेजर आरेख में आवृत्ति भी होती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख के जाइएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोस्तों, जो वैकल्पिक मात्रा होती है उसमें समान फेजर आरेख में ही आवृत्ति समान होती है, लेकिन उसका जो आयाम होता है अलग अलग होता है, जो कि मैंने बीच में आपको बताया था। तो इसी को ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी कि यह समान होता है, तो हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, तभी तो आपको मालूम चलेगा कितना आपने क्वेश्चन सही किया। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है, जो कि इकाई वाला था, जो इसकी गुणक सीमा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और जितना यहाँ पर सेलेक्ट आप नहीं किए होंगे तो आपको यहाँ पर नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही मैंने किया और कौन सा ऑप्शन मैंने गलत किया, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ, मैंने ये जो क्वेश्चन है सही किया है या ये जो मैंने क्वेश्चन है ये गलत किया है। तो इसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से आप वहाँ से देख पाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका है।